हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइडियल क्लासेस तसरार। आज हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास को पढ़ेंगे जिसमें हम लोग के वर्ब के काइंड्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी जो हम लोग की आज की बारी है फनाइट एंड नॉन फनाइट वर्ब। फनाइट एंड नॉन फनाइट, जिसको इनफनाइट भी कहा जाता है। अब इन दोनों के हम लोग वर्ब को पढ़ेंगे कि कौन सा वर्ब जो है नॉन फनाइट है, कौन सा वर्ब जो है फनाइट है। इस बात को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम लोग विदाउट डिले किए हुए कि फनाइट वर्ब और नॉन फनाइट वर्ब क्या है। तो पढ़ेंगे सबसे फर्स्ट में कि जिस पर शासन हो, जिस पर शासन हो फनाइट वर्ब, जिस पर शासन होगा वो फनाइट वर्ब कहलाता है। और जिस पर शासन नहीं होता है, जिस पर शासन न हो नॉन फनाइट वर्ब कहलाते हैं या फिर इनफनाइट वर्ब कहलाते हैं। अब हम लोग देखेंगे ये सर शासन हो और शासन ना हो ये क्या है। ये जो बात है कि जिस पर शासन हो और जिस पर शासन ना हो, तो देखेंगे हम लोग एक स्ट्रक्चर आप लोग देखते होंगे हमेशा कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब रहता है, और दूसरा का स्ट्रक्चर देखते होंगे कि सब्जेक्ट के बाद या फिर कह सकते हैं यहाँ भी वर्ब रहते हैं और फिर एक और वर्ब रहता है कुछ दूर पे, डबल वर्ब किसी किसी में होता है। तो देखेंगे पहला जो स्ट्रक्चर है और ये जो दूसरा स्ट्रक्चर है, इसमें देखेंगे सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब है, यानी सब्जेक्ट के नजदीक वर्ब है। जब सब्जेक्ट के नजदीक वर्ब होगा यानी नजदीक जो भी चीज होता है तो उस पर ज्यादा शासन होता ही है, चाहे कोई भी है। जितने भी फ्रेंड्स हैं अपने घर पे रहते होंगे तो ज्यादा उन लोग डिसिप्लिन में रहते होंगे क्योंकि उनके मम्मी और उनके पापा साथ में रहते हैं, या स्कूल में जब तक सर क्लास में रहते हैं तब तक आप लोग सब डिसिप्लिन में रहते होंगे, इसलिए कि सर साथ में है। तो जो नजदीक रहता है उस पर ज्यादा शासन होता है। और इस सब्जेक्ट में जो है एक वर्ब तो यहाँ जरूर है, लेकिन दूसरा वर्ब जो है यहाँ है, यानी कि काफी दूर वो वर्ब है, तो इस पर शासन इसके अलावा इस पर नहीं होगा। यानी इस पर यदि शासन होगा भी तो बहुत कम होगा, लगभग नहीं के बराबर। जैसे कोई स्टूडेंट्स घर में रह के पढ़ते हैं तो उन पर ज्यादा उनके मम्मी पापा या सर बोलते रहते हैं, और कोई ऐसे हैं जो कि बाहर में पढ़ते हैं जाकर के डेरा पे रेंट पे रूम लेकर के, तो उन पर शासन बहुत कम होता है। वो लोग झूठ भी बोल देते हैं घर पे कि हम पढ़ रहे हैं अपने मम्मी या पापा से, यानी कि उन पर शासन ज्यादा नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो काफी दूर है। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। तो जो वर्ब सब्जेक्ट के काफी नजदीक होगा, जिस वर्ब पे ज्यादा शासन होगा, उस वर्ब को बोलते हैं फनाइट वर्ब। और वैसा वर्ब जो सब्जेक्ट से काफी दूर रहता है यानी कि इस पर शासन कम होगा, तो इसको बोलते हैं इनफनाइट वर्ब या फिर नॉन फनाइट वर्ब। ध्यान रखेंगे। और आगे हम लोग चलते हैं इसके रूल्स और स्ट्रक्चर की ओर। यहां तक आप लोग को समझ में आ रही होगी। तो आते हैं हम लोग रूल नंबर फर्स्ट की ओर कि क्या चीज है। रूल नंबर फर्स्ट में ध्यान रखेंगे कि स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब। तो ध्यान रखिएगा, यदि सब्जेक्ट का नंबर या सब्जेक्ट का पर्सन कह रहा हूं, सब्जेक्ट का पर्सन या सब्जेक्ट का नंबर होता है ना, पर्सन फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन। तो सब्जेक्ट का यदि कोई पर्सन या फिर सब्जेक्ट का कोई नंबर जो होता है ना सिंगुलर या प्लूरल, यदि सब्जेक्ट का पर्सन चेंज हो जाने से या सब्जेक्ट का नंबर चेंज हो जाने से, यदि वर्ब का फॉर्म में, यदि वर्ब का फॉर्म भी चेंज होता है, क्या समझे, यदि सब्जेक्ट का पर्सन या सब्जेक्ट का नंबर यदि चेंज होगा, तो ये जब चेंज होता है तो बहुत से वर्ब ऐसे नहीं जिसका फॉर्म बदल जाता है। उस वर्ब का V1 है तो V2 हो सकता है, V2 है तो V3 हो सकता है, या फिर V5 हो सकता है। तो वर्ब का फॉर्म जो है यह भी चेंज होता है। तो वैसा वर्ब जो सब्जेक्ट का पर्सन और सब्जेक्ट का नंबर बदलने से या चेंज करने से वर्ब का फॉर्म में भी चेंज होता है, तो ये जो वर्ब है ये वर्ब आपका फनाइट वर्ब कहलाएगा। ध्यान रखिए, फिर से समझ लीजिए एक बार, जब सब्जेक्ट का हम नंबर या सब्जेक्ट का यदि हम पर्सन बदलते हैं, सब्जेक्ट का पर्सन या सब्जेक्ट का जब हम नंबर बदलते हैं
तो वर्ब का फॉर्म भी बदलता है। जब वर्ब का फॉर्म बदलेगा तो इसे वर्ब जो फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। जैसे देख लेते हैं एग्जांपल की ओर। मैं बताया आई ईट ए मैंगो, ये मतलब है आई ईट ए मैंगो, या फिर इससे ज्यादा दिक्कत होगा इसको लिख दे रहा हूं मैं, यू ईट ए मैंगो, यानी तुम एक आम खाते हो। ध्यान रखिए तुम, ये एक सब्जेक्ट है और ये सेकंड पर्सन है, आप लोग जानते हैं सेकंड पर्सन है ये। और जो सब्जेक्ट है इस यू को सिंगुलर और प्लूरल भी बोलते हैं, लेकिन हमेशा इसका जो यूज होता है वो हमेशा होता है इसका यूज प्लूरल। ध्यान रखिए ये सब्जेक्ट जो है सेकंड पर्सन और नंबर में ये है प्लूरल नंबर। यू जो है सेकंड पर्सन है और प्लूरल नंबर है। जब यहाँ के सब्जेक्ट को हम चेंज करेंगे, सिर्फ इसका पर्सन को चेंज करेंगे, ये सेकंड पर्सन है तो मैं एक थर्ड पर्सन लिख रहा हूं यहाँ पे ही। अब ही को मैं चेंज किया, ई हो गया थर्ड पर्सन, साथ में मैं चेंज किया ये जो प्लूरल है ये अब हो गया यहाँ पे सिंगुलर। तो ध्यान रखिएगा मैं कुछ किया नहीं हूं, इसी सेंटेंस के सिर्फ मैं सब्जेक्ट को चेंज कर रहा हूं। अब उसके बाद आगे बना के देख रहा हूं। तो मैं बनाया ही ईट ए मैंगो। जब यदि हम ऐसे बना दें तो इसका सब ये जो सेंटेंस हो जाएगा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है यहाँ ही है, यानी ही होता है सिंगुलर। जब ये सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी लगता है सिंगुलर। मैं इससे पहले क्लास में पढ़ाया हूँ कि वर्ब जब सिंगुलर होता है तो उसमें एस या ई एस फॉर्म लगता है, यानी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगता है, तब ये चीज सही होगा सेंटेंस। तो इस सेंटेंस को सही करने के लिए हमको इस वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बदलना होगा, इसको फिफ्थ फॉर्म में चेंज करना होगा। अब देखिए ये था यू सेकेंड पर्सन और है प्लूरल। अब मैं इसी को, और बाकी था ईट, यहाँ पे लग गया V1 और बाकी ए मैंगो इधर तो हो गया ऑब्जेक्ट। आ गया ये यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, यहाँ ये सब्जेक्ट हो गया ही जो कि थर्ड पर्सन है, और ये हो गया सिंगुलर। तो थर्ड पर्सन और सिंगुलर हो जाने की वजह से ये जो वर्ब है, वर्ब का फॉर्म जो है कि बदल जाता है, और ये वर्ब का फॉर्म हो गया वर्ब 5। तो मैं यही बताया था यहाँ पे जो रूल्स है कि यदि फर्स्ट रूल्स में सब्जेक्ट का पर्सन या सब्जेक्ट का नंबर यदि हम चेंज करें तो वर्ब का फॉर्म भी चेंज अगर होगा तब वह वर्ब फाइनाइट वर्ब होगा। समझ गए? यदि सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन को बदलने से, सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन को बदलने से यदि वर्ब का फॉर्म भी बदलता है तब वह वर्ब जो है फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। समझ में आ गया? यदि सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन बदलने से यदि वर्ब का फॉर्म में भी बदलाव आता है तो वह वर्ब जो है फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। और यदि सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन बदलने से यदि वर्ब का कोई फॉर्म नहीं बदलता है तो वह वर्ब जो है नॉन फाइनाइट वर्ब यानी इनफाइनाइट वर्ब कहलाएगा। यह फाइनाइट वर्ब समझ गए? अब आगे हम लोग थोड़ा सा करते हैं, यहीं पे दूसरा रूल्स हम लोग लिखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लिख करके समझते हैं कि नॉन फाइनाइट क्या है पहला रूल्स में ही। तो ध्यान रखिएगा हम लोग क्या पढ़े, यदि सब्जेक्ट के पर्सन या नंबर को बदलने से वर्ब का फॉर्म भी बदलता है तब वह फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। लेकिन यदि सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन बदलने से यदि वर्ब का फॉर्म में कोई बदलाव नहीं हो तो वो वर्ब जो है नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। जैसे देखते हैं एक एग्जांपल लिख करके, यू गो टू मार्केट, you go to market to buy some books। ध्यान रखिए मैं लिखा you go to market to buy some books। तुम बाजार जाते हो किस लिए? तो कुछ किताब खरीदने के लिए। एक भाव यहाँ पे गो है और दूसरा का भाव जो है वो बाई है। तो आगे हम लोग चलते हैं। अब इसी को हम लोग चेंज करते हैं, इस सब्जेक्ट जो है यू, अब इसको हम लोग चेंज करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं ही, यहाँ लिख दिए ही के साथ लग जाएगा गोज। समझ गए? क्योंकि ही सिंगुलर है इसलिए गोज भी सिंगुलर लगेगा, गोज टू। उसके बाद लिखेंगे मार्केट टू बाय सम बुक्स। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, मैं जो समझाना चाह रहा हूं, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का मैं नंबर और पर्सन दोनों को बदल दिया। ये सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन का है और ये प्लूरल है, और ये जो सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन का है और ये सिंगुलर है। तो ध्यान रखिए जब सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन को हम बदले
तो ये जो भाव है यहाँ पे V1 था और अब जो है ये V5 बन गया। यानी ये जो गो है या गोज है ये एक फिनाइट वर्ब का काम कर रहा है। क्यों फिनाइट वर्ब का काम कर रहा है? कि जब नंबर और पर्सन को जब हम बदलते हैं, सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन को बदलते हैं, तो भाव का फॉर्म जो है इसमें बदलाव आता है। अब आगे चलते हैं। इसमें इसी सेंटेंस में एक और भाव है, यू गो टू मार्केट टू बाय सम बुक्स, है ना, नीचे है ही गोज टू मार्केट टू बाय सम बुक्स, यह भी एक भाव है यहाँ भी। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे V1 के रूप में है और यहाँ भी ये V1 के रूप में है। तो देखेंगे पहला सेंटेंस में जो है यू गो टू मार्केट टू बाय सम बुक्स, यानी ये जो यहाँ पे सब्जेक्ट है ये सेकेंड पर्सन है और यही सब्जेक्ट जो है ये प्लूरल है। लेकिन दूसरा का सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है। तो जब यू को हम बदल दिए यानी सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन को बदले तो ये वाला भाव भले ही चेंज हो गया, इसलिए हो गया फिनाइट भाव, लेकिन ये वाला जो भाव है इसको बदलने के बावजूद भी यानी सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन बदलने के बावजूद भी भाव का जो नंबर और पर्सन है ये नहीं बदला। और जब भाव का नंबर और पर्सन बदलता है तब फिनाइट भाव कहलाता है। लेकिन यदि भाव का नंबर और पर्सन नहीं बदलेगा तब इसको हम लोग नॉन फिनाइट भाव कहते हैं या फिर इनफिनाइट भाव कहते हैं। ध्यान रखेंगे वह भाव जो सब्जेक्ट के नंबर और सब्जेक्ट के पर्सन को बदलने से यदि भाव का फॉर्म बदलता है तो वो फिनाइट भाव होगा, और यदि सब्जेक्ट के पर्सन और सब्जेक्ट के नंबर को बदलने से यदि भाव पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यदि भाव का कोई फॉर्म में बदलाव नहीं आता है, भाव जैसे कि ज्यों की त्यों ही रह जाए, तो वह भाव जो है नॉन फिनाइट और इनफिनाइट भाव कहलाता है। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग चलते हैं रूल नंबर 2 में कि हम लोग कैसे फिनाइट भाव और नॉन फिनाइट भाव को पहचान सकते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। यदि सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन को बदले और वो उसका भाव का जो फॉर्म है वो भी बदल जाए तो फिनाइट भाव, और यदि भाव का फॉर्म ना बदले तो नॉन फिनाइट भाव कहलाते हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं रूल नंबर 2 की ओर। ध्यान रखिए रूल नंबर 2 में क्या है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड। देखेंगे यदि ये जो सेंटेंस है यदि हम इसके टेंस को बदलें, ये जो एक सेंटेंस है यदि इस सेंटेंस के यदि मैं टेंस को बदलता हूं और टेंस को बदलने से जब टेंस को मैं क्या किया चेंज किया, टेंस को मैं चेंज कर रहा हूं, यदि टेंस को चेंज करने से भाव भी चेंज होगा, भाव भी चेंज होगा, जब हो जाएगा तब ये हो जाएगा फिनाइट भाव। यदि भाव का फॉर्म नहीं बदलेगा तो वो होगा नॉन फिनाइट भाव। समझ में आ रही है यहाँ तक। यदि कोई सेंटेंस है और उस सेंटेंस का सेंटेंस जो भी होगा तो कोई ना कोई टेंस का तो होगा, जब वह सेंटेंस का टेंस जब हम बदलेंगे तो जब सेंटेंस के टेंस को बदलेंगे और भाव का फॉर्म भी जब बदलेगा तो वो भाव का फॉर्म क्या कहलाएगा, वो फिनाइट भाव कहलाएगा। और यदि भाव का फॉर्म नहीं बदलता है इसके टेंस को बदलने से तो वह भाव जो होगा नॉन फिनाइट भाव होगा। चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि एग्जाम्पल में क्या है। तो ध्यान रखेंगे हम लोग एग्जाम्पल की ओर से हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। तो मैं पहला एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आई गो टू मार्केट टू बाय सम बुक। ध्यान रखिए मैं पहला एग्जांपल लिखा आई गो टू मार्केट टू बाय सम बुक्स, यानी सब्जेक्ट उसके बाद है, ये सब्जेक्ट है, उसके बाद V1 है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद यदि V1 आता है तो ध्यान रखिए इस बात को याद रखिएगा, यदि सब्जेक्ट के तुरंत बाद V1 आएगा तो ये होगा प्रेजेंट टेंस, यदि सब्जेक्ट के तुरंत बाद V2 आएगा तो ये होगा, ये हो जाएगा प्रेजेंट टेंस, सब्जेक्ट के तुरंत बाद V2 आएगा तो ये हो जाएगा पास्ट टेंस, और यदि सब्जेक्ट के बाद V3 लगातार ये कभी नहीं आता है, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद V4 भी कभी नहीं आता है, और सब्जेक्ट के बाद यदि तुरंत V5 आ जाए तो यह भी आपका प्रेजेंट टेंस का ही है। आप लोग को समझ में आया होगा, इतना से आप लोग देख के पहचान सकते हैं कौन सा टेंस है। यदि पहले सब्जेक्ट है और यदि सब्जेक्ट के तुरंत बाद V1 लगा हुआ है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है, ओरिजिनल फॉर्म लगा है, वर्ब का प्लूरल फॉर्म लगा है, तो वो होगा प्रेजेंट टेंस। और यदि सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा है, ठीक है, तब उसको हम बोलते हैं पास्ट टेंस।
और सब्जेक्ट के V3 कभी लगता ही नहीं है सब्जेक्ट के तुरंत बाद, सब्जेक्ट के तुरंत बाद V4 कभी नहीं आता है विदाउट हेल्पिंग वर्ब के, और सब्जेक्ट के बाद यदि V5 लगे और सब्जेक्ट के बाद V5 लगे यानी फिफ्थ फॉर्म लगे यानी सिंगुलर फॉर्म लगे तो वो भी होता है प्रेजेंट टेंस। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं इसको जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। अब इस सब्जेक्ट के जो टेंस है, आई गो टू मार्केट टू बाय सम बुक्स, देखेंगे सब्जेक्ट के तुरंत बाद V1 है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद V1 है, इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट टेंस है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद V1 आ जाए तो वो प्रेजेंट टेंस होगा, मैं अभी बताया हूँ। अब ध्यान रखेंगे मैं इसके टेंस को चेंज कर रहा हूँ, ये प्रेजेंट टेंस है तो मैं इसको अब चाहूंगा पास्ट टेंस में बदलने के लिए, तो बदलते हैं। पहले होगा, ये लिख दे रहा हूं, पहले होगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में मैं लिख दिया आई के बाद ये जो V1 है जब हम पास्ट में चेंज करेंगे तब तुरंत में बताया तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या चाहिए, V2 चाहिए, तब हो जाएगा ये पास्ट टेंस। तो मैं लिखा आई के बाद जब गो है तो उसके जगह पे मैं लिख दूंगा वेंट। आई गो होता है वेंट, गोन, गोइंग, गोज, तो V2 होता है वेंट, तो आई वेंट टू मार्केट टू, ये जो V1 है बाई, वो बाई के बाई ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, बाय सम बुक्स। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, ये जो टेंस था आई गो टू मार्केट ये प्रेजेंट टेंस है, और ये जो मैं लिखा अभी यहाँ सब्जेक्ट है, और ये जो वेंट है ये V2 हो गया, यहाँ V1 था यहाँ V2 है, ये जो बाई है V1 है, और ये जो बाई है यहाँ भी V1 है। तो देखेंगे पहला सेंटेंस जो है प्रेजेंट टेंस का है, और प्रेजेंट टेंस में लिखा हूं मैं आई गो टू मार्केट टू बाय सम बुक्स, मैं बाजार जाता हूं कुछ किताब को खरीदने के लिए। दूसरा का में लिख दिया मैं इसके टेंस को चेंज किया, तब हो गया आई वेंट टू मार्केट टू बाय सम बुक्स, मैं बाजार गया, जाता हूं या नहीं है, मैं बाजार गया किस लिए, किताब को खरीदने के लिए। तो ध्यान रखिए पहले थे प्रेजेंट टेंस, उसके बाद हो गया पास्ट टेंस। तो यहाँ पे मैं लिखा हूं कि यदि सब्जेक्ट के यदि सेंटेंस के टेंस को बदलते हैं, टेंस को चेंज करते हैं, तो उसके बाद वर्ब पे दो प्रक्रिया हो सकती है। पहला हो सकता है या तो वर्ब चेंज हो जाएगा या तो वर्ब चेंज नहीं होगा। तो ऐसा वर्ब जो चेंज हो जाएगा उसको बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। जैसे कि यहाँ था, पहले था गो, अब ये हो गया वेंट, तो ये वेंट हो गया इसलिए हो गया फाइनाइट वर्ब। और वैसा वर्ब जो चेंज होगा या नहीं होगा, तो वैसा वर्ब जो चेंज नहीं होगा यानी पहले से बाय अब भी बाय, तो इस वर्ब को बोलते हैं इनफाइनाइट वर्ब या फिर नॉन फाइनाइट वर्ब। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। यदि सेंटेंस के टेंस को हम बदलें, और जब बदलें तो उसका वर्ब का फॉर्म जो है वो बदल जाए, तब उसको बोलते हैं हम लोग फाइनाइट वर्ब। और यदि वर्ब का फॉर्म में कोई बदलाव ना हो तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। आई होप आप लोग को ये बात अभी तक समझ में आई होगी कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब यानी कि इनफाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, आगे हम लोग यहाँ तक तो समझ गए। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, ये जो वर्ब है, ये जो नजदीक वाला जो वर्ब है, ध्यान रखिए कोई भी जब नजदीक के सब्जेक्ट के तुरंत बाद यदि वर्ब रहता है तो वर्ब हमेशा फाइनाइट वर्ब ही होता है, और यदि सब्जेक्ट के जो दूर वर्ब होता है वो हमेशा नॉन फाइनाइट वर्ब भी होता है। ध्यान रखिएगा। अब सर तो क्या सब्जेक्ट के जो नजदीक है, तो मैं थोड़ा सा एक लिख के दे रहा हूं यहाँ पे, आई एम गोइंग टू मार्केट। क्या सर यह भी जो गोइंग है ये फाइनाइट होगा कि नॉन फाइनाइट होगा, क्योंकि ये तो कुछ दूर हो गया है। तो हाँ ध्यान रखिएगा ये दूर जरूर है, लेकिन इसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, यानी यह भी जो है कि कुछ ना कुछ नजदीकी है, इसलिए ऐसे वर्ब को भी फाइनाइट वर्ब ही कहते हैं। और इसके बाद वाला यदि कोई इधर में वर्ब आएगा, इधर लिख दिया टू प्ले क्रिकेट, तो ये हो जाएगा नॉन फाइनाइट वर्ब। ध्यान रखिए। तो आई एम गोइंग टू मार्केट नहीं, आई एम गोइंग टू प्ले ग्राउंड, यहाँ हो जाएगा आई एम गोइंग टू प्ले ग्राउंड टू प्ले क्रिकेट, यानी मैं प्ले ग्राउंड में खेल के मैदान में जाता हूँ क्रिकेट खेलने के लिए। तो ये जो गोइंग हो गया ये हो गया फाइनाइट वर्ब, और ये जो प्ले हो गया यहाँ जो वर्ब है वो हो जाएगा आपका नॉन फाइनाइट वर्ब। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो ध्यान रखिए, नोट्स में करके लिख लीजिए, दुनिया का सारा वर्ब चाहे वो कोई भी वर्ब हो, यदि सब्जेक्ट के नजदीक हो यानी सब्जेक्ट के पास हो तो वो वर्ब फाइनाइट वर्ब होता है, और दुनिया का वह सारा वर्ब यदि सब्जेक्ट से दूर हो तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब यानी कि इनफाइनाइट वर्ब कहलाता है।
आई होप आप लोग को फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब अब तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं इसी क्लास में फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब की, कि क्या सर ये रियली में वर्ब है या फिर वर्ब नहीं होता है। तो इस चीज की हम लोग चलेंगे, पढ़ेंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है या फिर ये सब चीज इनफाइनाइट वर्ब क्या है।